आरिफ और सिकू मेहनती दंपत्ति हैं जो इस्तांबुल में कालीन की दुकान चलाते हैं। एक दिन आरिफ का पुराना दोस्त लोगर अपने सहायक के साथ दुकान पर आता है और बताता है कि उसने पास की जगह पर कुछ अजीबोगरीब चीज खोजी है। हालांकि जब वे उस जगह पर पहुंचते हैं तो लोगर आरिफ को पकड़ लेता है और उसे बांध देता है। यह पता चलता है कि यह सब आरिफ की पत्नी को चुराने की उसकी योजना थी। इसके अलावा जिस वस्तु का वह जिक्र कर रहा था वह वास्तव में एक टाइम मशीन है। कुछ उन्नत तंत्र का उपयोग करके दुष्ट लोगर फिर आरिफ के हमशक्ल में बदल जाता है और सिकू के साथ प्रजनन करने की अपनी योजना का खुलासा करता है। जब असली आरिफ बात करने की कोशिश करता है तो लोगर का सहायक टाइम मशीन को सक्रिय करता है और उसे 1 मिलियन साल पहले के समय में भेज देता है। लड़के, इस आदमी का बदला अच्छा होना चाहिए। कुछ सेकंड बाद आरिफ क्रेटेशियस काल में पहुंचता है जहां डायनासोर अभी भी सक्रिय हैं। जब वह डर के मारे इधर-उधर भटकता है तो उसकी नज़र कुछ ऐसे वानरों पर पड़ती है जो अपनी तरह के पहले वानरों में से हैं और अभी विकसित होने वाले हैं। कोई विकल्प न होने पर आरिफ उनके साथ रहना शुरू कर देता है और उन्हें शिक्षित करने की कोशिश करता है, उम्मीद करता है कि वे विकसित होंगे। दिन महीनों में बदल जाते हैं और सर्दियों का मौसम आ जाता है। जब आरिफ शौच के लिए जाता है तो उसका पेशाब तुरंत जम जाता है, जो दर्शाता है कि तापमान वर्तमान उत्तरी ध्रुव के बराबर है। कुछ और करने के लिए न होने पर आरिफ ने जमे हुए पेशाब के कणों से एक संरचना बनाई है। दुर्भाग्य से कई महीनों की गहन शिक्षा के बाद भी वानरों ने प्रगति के कोई संकेत नहीं दिखाए हैं। इससे आरिफ को एहसास होता है कि अगर वह इन नासमझ वानरों के साथ रहना जारी रखता है तो वह घर वापस नहीं आ सकता। इसलिए वह मानव सभ्यता की तलाश में जंगल में अकेले ही निकल पड़ता है। रास्ते में उसका सामना एक क्रूर टीरेक्स से होता है जो उस पर दहाड़ता है। आरिफ शुरू में डर जाता है, लेकिन उसे जल्द ही पता चल जाता है कि डायनासोर वास्तव में एक माँ है और वह बस अपने बच्चों के अंडों की रक्षा करने की कोशिश कर रही है। यह देखकर आरिफ एक दोस्ताना रवैया अपनाता है और डायनासोर के इलाके से पीछे हट जाता है। टीरेक्स उसके इस कदम की सराहना करता है और उसे विदाई उपहार के रूप में एक बड़ा शहद का घोंसला देता है। आरिफ खुशी से इसे स्वीकार करता है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि उसने अब एक बड़ी मधुमक्खी को नाराज कर दिया है। मधुमक्खी उसे डंक मारती है और उसका पीछा करना जारी रखती है, जिससे वह अपनी जान बचाने के लिए भागता है। आरिफ आखिरकार एक पेड़ के पीछे छिपकर मधुमक्खी को भगाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन जल्द ही डंक से उसे चक्कर आने लगता है और वह अंततः जमीन पर गिर जाता है। जैसे ही उसकी आंखें बंद होती हैं, वह पेड़ पर 2 गुफाओं के लोगों को देखता है। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, आदिम लोग उसे शांत कर देते हैं। बाद में आरिफ एक गुफा के अंदर होश में आता है, जो अजीबोगरीब प्रार्थनाएं करते हुए गुफाओं के लोगों के झुंड से घिरा होता है। पता चलता है कि वे आरिफ से डरते हैं क्योंकि वह एक अजनबी है और वे उसे मारने की योजना बनाते हैं। सौभाग्य से आरिफ उनकी भाषा बोल सकता है और वह जनजाति के नेता डिमी को आश्वस्त करता है कि वह भविष्य से है और उनके लिए कोई खतरा नहीं है। अचानक एक आदमी घोषणा करता है कि एरोगियन आ गए हैं। यह पता चलता है कि एरोगियन एक अलग जनजाति है जिसका नेतृत्व करगा नामक बर्बर व्यक्ति करता है और वे काफी समय से डिमी के कबीले पर अत्याचार कर रहे हैं। प्रत्येक यात्रा के दौरान एरोगियन ग्रामीणों को परेशान करते हैं और उनके भोजन और औजारों को जब्त कर लेते हैं। इस बार करगा एक विशेष अनुष्ठान के लिए 3 सबसे मजबूत गुफावासियों को लेने के लिए यहाँ आया है। दुर्भाग्य से आरिफ उनमें से एक के रूप में चुना जाता है। जब वह मना करने की कोशिश करता है तो करगा उसे एक ट्रैंक्विलाइजर से मारता है, उसे बेहोश कर देता है
और फिर उसे अपने गांव ले जाता है। रास्ते में टैसो नामक बर्बर व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है। वह अपना सिर पत्थर से टकराता है और घोड़े से नीचे गिर जाता है, जिससे उसका हाथ टूट जाता है। जब वह दर्द से कराहता है तो कारगा टैसो को दफनाने के लिए आगे बढ़ता है, जैसे कि वह मर चुका हो। आरिफ, जो पहले ही जाग चुका है, स्तब्ध है और वह तुरंत हस्तक्षेप करता है। वह जंगली लोगों को बताता है कि टैसो मरा नहीं है, बल्कि उसका हाथ टूट गया है। फिर वह उसके टूटे हाथ के लिए एक अस्थायी ढाल बनाता है। आश्चर्यजनक रूप से टैसो अब अपने हाथ को फिर से महसूस कर सकता है और वह अपनी जान बचाने के लिए आरिफ को धन्यवाद देता है। जब वे गांव पहुंचते हैं तो पता चलता है कि इस जगह का नेतृत्व वास्तव में कारगा के भतीजे कल्या द्वारा किया जाता है, जो टैसो का पिता भी है। पिता और पुत्र मिलते हैं और कारगा टैसो से टैसो के कमरे में मिले हस्तनिर्मित मुखौटे के बारे में पूछता है। टैसो गर्व से बताता है कि उसने इसे पेड़ की छाल से बनाया है, लेकिन यह कल्या को परेशान करता है क्योंकि वह चाहता है कि उसका बेटा एक जंगली योद्धा बने, कलाकार नहीं। फिर कल्या अपने बचपन की एक घटना बताता है जिसमें उसके पिता कुमो की जान चली गई थी। एक दिन एक अजीब गोलाकार अंतरिक्ष यान आसमान से उतरा, जिसमें 2 अजीब आगंतुक थे। उन्होंने कुमो को उपहार के रूप में एक गेंद दी और अपने अंतरिक्ष यान में वापस चले गए। दुर्भाग्य से अति उत्साहित कुमो उन्हें अलविदा कहने के लिए उनके पीछे भागा और इस प्रक्रिया में वह अंतरिक्ष यान के इंजन से जलकर मर गया। तब से कल्या को नई चीजों और आविष्कारों से नफरत है, और चूंकि वह मानता है कि उसके पिता स्वर्ग में हैं, इसलिए उसने एक बहुत ऊंची मीनार बनवाई है। कई लोगों ने कुमो को वापस लाने के लिए मीनार पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ या बच नहीं पाया। यह पता चला कि करगा ने डिमी के कबीले के 3 मजबूत लोगों को उन्हें मीनार पर भेजने के लिए लाया था। हालांकि आरिफ सभी को आश्चर्यचकित करते हुए खुद जाने के लिए तैयार हो जाता है। वह धीरे धीरे मीनार पर चढ़ता है और आखिरकार शीर्ष पर पहुंचने में कामयाब हो जाता है। वहां उसकी मुलाकात एक अजीब आदमी से होती है, जिसे वह कुमो मानता है। आरिफ उस आदमी को वापस जमीन पर ले जाने की योजना बनाता है, लेकिन उसे डराकर उसकी मौत हो जाती है। दुखी होकर आरिफ धीरे धीरे नीचे उतरना शुरू करता है और जब वह जमीन पर पहुंचता है तो एरोगियन जनजाति किसी को टॉवर से जीवित वापस लौटते देखकर दंग रह जाती है। वे खुशी से झूम उठते हैं, जिससे स्थिति कुछ हद तक खुशनुमा हो जाती है। कल्या परेशान है कि आरिफ अपने पिता को वापस नहीं ला सका, लेकिन फिर भी वह उसे माफ कर देता है। टैसो भी आरिफ की बहादुरी से प्रभावित होता है और वह एक पत्थर पर उसका चित्र बनाना शुरू कर देता है। आरिफ उसकी कला की प्रशंसा करता है और टैसो उसे अपने संग्रह की एक दुर्लभ झलक देता है। वहां आरिफ दूसरे गांव की मिमी नाम की एक लड़की का छिपा हुआ चित्र देखता है। यह पता चलता है कि टैसो को उस पर बहुत क्रश है। यह आरिफ को उसकी प्यारी पत्नी सिकू की याद दिलाता है और वह टैसो से सभी उपलब्ध उपकरण उपलब्ध कराने की विनती करता है ताकि वह अपने समय में वापस जा सके। टैसो इसे असंभव कहता है क्योंकि उसके पिता काल्या सभी उपकरण एकत्र करते हैं और उन्हें एक गुफा में बंद कर देते हैं और सभी को उनका उपयोग करने से मना करते हैं। हालांकि जब आरिफ टैसो को मिमी के साथ मिलाने का वादा करता है तो वह अंततः उन उपकरणों को प्राप्त करने में मदद करने के लिए सहमत हो जाता है। उस रात बाद में टैसो और आरिफ उपकरणों की तलाश में गुफा में घुस जाते हैं। दुर्भाग्य से वे जल्द ही कारगा द्वारा पकड़े जाते हैं, जो दोनों को काल्या के पास ले जाता है। जैसा कि अपेक्षित था, गांव का शासक निराश है कि उसका बेटा चोर बन गया है
और जल्दी से उसे अस्वीकार कर देता है। इस वजह से परेशान टेसो आरिफ के साथ गांव छोड़ देता है। अगले दृश्य में दोनों जंगल में घूमते हैं जब तक कि वे मिमी और उसके दोस्तों को नदी में नहाते हुए नहीं देखते। मिमी टेसो की पृष्ठभूमि के कारण उसके प्रति शत्रुतापूर्ण है, लेकिन आरिफ उसे एक सुंदर महिला का टैटू दिखाकर उसकी धारणा बदल देता है जिसे टेसो ने अपनी पीठ पर बनाया है। समूह फिर डिमी के गांव में लौटता है और आरिफ एक नई सभ्यता शुरू करने की अपनी योजना का खुलासा करता है। वह डिमी को काल्या की गुफा में मौजूद हजारों उपयोगी गैजेट्स के बारे में बताता है और उन्हें चुराने में उसकी मदद मांगता है। आधुनिक उपकरण और तकनीक मिलने की संभावना से उत्साहित डिमी और उसके लोग तुरंत योजना में शामिल हो जाते हैं। अगली रात आरिफ और टेसो फिर से काल्या की गुफा में घुस जाते हैं और सभी आवश्यक उपकरण एक गाड़ी के पहिए में भर देते हैं। फिर गांव वाले गाड़ी के पहिए को गांव में वापस ले जाने में उनकी मदद करते हैं। कुछ ही समय में आरिफ सभी आवश्यक आविष्कार करना शुरू कर देता है जिसने मानव जाति के विकास में मदद की है। और अगले कुछ महीनों में गांव में हर कोई नए विशेषाधिकारों का आदी हो जाता है। आरिफ की वजह से वे कई हजार साल तेजी से विकसित हुए हैं, जिससे उनका जीवन बहुत आसान हो गया है। अब महिलाएं खाना बना सकती हैं और बच्चे स्कूल जा सकते हैं। आरिफ को गांव का मंत्री घोषित किया जाता है, लेकिन वह खुश नहीं है क्योंकि उसने अपने लोगों की बुद्धि में कोई बदलाव नहीं देखा है। आरिफ को कुछ मशरूम खोजने जाना है। दूसरी ओर काल्या को अंततः पता चलता है कि गुफा को आरिफ और टेसो ने लूट लिया है। क्रोधित होकर वह अपने चाचा कारगा को उन्हें मारने के लिए भेजता है, लेकिन जब कारगा गांव में पहुंचता है तो वह सभी नए आविष्कारों को देखकर हैरान रह जाता है। वह तुरंत मांग करता है कि उन्हें उसे सौंप दिया जाए। आरिफ अपने लोगों के सामने उसका मजाक उड़ाता है और उसे अपमानित करता है। इससे कारगा क्रोधित हो जाता है और वह बदला लेने के लिए अपनी सेना के साथ वापस आने का वादा करता है। एक दिन आरिफ टेसो, मिमी और अन्य लोगों को पिकनिक पर पास के जंगल में ले जाता है। दुख की बात है कि जब वे वापस लौटते हैं तो वे पूरे गांव को लूटा हुआ पाते हैं। यह पता चलता है कि एरोगियन ने गांव से सब कुछ लूट लिया है। इन झगड़ों से तंग आकर आरिफ कल्या के पास जाता है और एक समाधान प्रस्तावित करता है। 6 आदमियों का फुटबॉल खेल। अगर उसकी टीम जीत जाती है तो कल्या को वह सारा उपकरण वापस करना होगा जो उसने पहले चुराया था, और अगर आरिफ हार जाता है तो वह कल्या के लिए एक टावर बनाएगा जो उसके लापता पिता को वापस लाने के लिए काफी लंबा होगा। हैरानी की बात है कि कल्या बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हो जाता है। तब पता चलता है कि एरोगियन उसके दिवंगत पिता कुमो की याद में बॉल गेम खेल रहे हैं, जिनकी विशेष गेंद कुछ हद तक एक खजाना बन गई है। इसलिए कल्या को टीम बनाने में कोई समस्या नहीं है। वह इस बड़े अवसर के लिए 6 सबसे उग्र, सबसे फिट और सबसे मजबूत पुरुषों को चुनता है। दूसरी ओर आरिफ भी खिलाड़ियों की तलाश शुरू कर देता है, लेकिन दुर्भाग्य से उसके लिए किसी ने कभी फुटबॉल शब्द के बारे में नहीं सुना है। तभी मिमी ने खुलासा किया कि गांव में कुहारा नाम का एक पूर्व एरोगियन गोलकीपर है। यह पता चला कि कुहारा ने एक मैच में 8 गोल खाने के बाद फुटबॉल से संन्यास ले लिया, ठीक वैसे ही जैसे बार्सिलोना ने बायर्न के खिलाफ किया था। आरिफ उसे खेलने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन वह मना कर देता है। यह देखकर डिमी टीम का गोलकीपर बनने के लिए आगे आता है। इस बीच आरिफ और टेसो फॉरवर्ड स्ट्राइकर बन जाते हैं और बाकी गांव में अन्य यादृच्छिक ग्रामीण शामिल होते हैं। इसके साथ आरिफ और उसकी टीम भीषण प्रशिक्षण से गुजरना शुरू कर देती है,
जबकि मिमी और अन्य महिलाएं टीम की फुटबॉल जर्सी तैयार करती हैं। और कुछ ही दिनों के बाद आरिफ एफसी को खेल की समझ आ जाती है और वह शानदार तरीके से खेलना शुरू कर देता है। फुटबॉल ऐसे नहीं चलता। जल्द ही महत्वपूर्ण दिन आ जाता है। खेल को लेकर सभी उत्साहित हैं, लेकिन दुर्भाग्य से एरोगियन शुरू से ही हावी होने लगते हैं। वे आसानी से अपने विरोधियों को मात देते हैं और 4 शानदार गोल करते हैं। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से हाफ टाइम से ठीक पहले आरिफ एफसी का एक खिलाड़ी एक गोल करने में सफल हो जाता है। वह इतनी हिंसक तरीके से जश्न मनाता है कि वह पास की आग की लपटों में भाग जाता है। हाफ टाइम चर्चा में चिंतित आरिफ बताता है कि वह वास्तव में दूसरे ग्रह से आया एक एलियन है जो यहाँ के अच्छे खाने की वजह से धरती पर रह रहा है। वास्तव में उसके पास कुछ महाशक्तियाँ हैं जो आसानी से खेल को उनके पक्ष में मोड़ सकती हैं। आरिफ यह भी बताता है कि उसने अब तक अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि उसे किसी को चोट पहुंचाने का डर था। लेकिन अब जब उसकी टीम की जीत दांव पर है तो उसे एलियन बनना होगा। आश्चर्यजनक रूप से उनसे इतना बड़ा तथ्य छिपाने के लिए परेशान होने के बजाय ग्रामीण उत्सुक हो जाते हैं और उसे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिखाने के लिए प्रोत्साहित करना शुरू कर देते हैं। जल्द ही दूसरा हाफ शुरू होता है और आरिफ अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए खेल पर पूरी तरह से हावी हो जाता है। अपनी अलौकिक कलाबाजी और त्रुटिहीन दृष्टि से वह अपनी टीम को 3 गोल करने के लिए प्रेरित करता है, जिससे खेल 4 से बराबर हो जाता है। खेल की गर्मी में टेसो एक एरोगियन के साथ लड़ाई में पड़ जाता है, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें पेनल्टी मिलती है। डिमी पेनल्टी बचा लेता है, लेकिन उसके हाथ घायल हो जाते हैं और वह खेलने के लिए अयोग्य हो जाता है। अब रोस्टर पर कोई गोलकीपर नहीं होने के कारण कुहारा आगे बढ़ता है और खेलने के लिए स्वेच्छा से आगे आता है। वह जल्द ही एक ईंट की दीवार बन जाता है और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बचाता है। अंत में केवल कुछ सेकंड शेष रहते हुए आरिफ हवा में उछलता है और एक भयंकर शॉट मारता है, जो विजयी गोल बन जाता है। गांव में जयकारे गूंज उठते हैं और कालिया भी विरोधी टीम की सराहना करता है। वह उल्लेख करता है कि वह अपने हिस्से का सौदा रखेगा और अब से गांव वालों से दूर रहेगा। लेकिन जीत के बावजूद आरिफ दुखी है। उसका मानना है कि लोगर ने पहले ही उसकी पत्नी सिकू को बंधक बना लिया है। इसलिए वह गांव छोड़ने और हमेशा के लिए भटकने की योजना बनाता है। जाने से पहले वह अपनी घड़ी टेसो को और अपनी सगाई की अंगूठी मिमी को उपहार में देता है। अचानक एक चमकदार फ्लैश दिखाई देता है और सिकू हवा से प्रकट होता है। आरिफ अपनी पत्नी को देखकर खुश और हैरान हो जाता है। फिर सिकू बताती है कि आरिफ के लोगर के साथ चले जाने के बाद उसने इंटरनेट पर जाकर 1 लाख साल पुरानी अंगूठी और घड़ी के बारे में जाना जो पुरातत्वविदों के एक समूह को एक गुफा में मिली थी। जब सिकू ने अंगूठी और घड़ी के बारे में और अधिक शोध किया तो उसे एहसास हुआ कि वे वास्तव में आरिफ की थी। फिर उसने सभी बिंदुओं को जोड़ा और निष्कर्ष निकाला कि उसके सामने आरिफ एक धोखेबाज लोगर था। इसलिए उसने उसे बंदूक की नोक पर पकड़ लिया और अपने पति के स्थान के बारे में उससे पूछताछ की। अंत में उसने यहाँ पहुँचने के लिए लोगर की टाइम मशीन संचालित की। कुछ ही समय बाद युगल ने सभी ग्रामीणों को अलविदा कहा और अपनी टाइमलाइन पर वापस लौट आए। और जैसे ही वे घर पहुंचते हैं, वे लोगर को आदिम गांव में भेज देते हैं। पहले तो गांव वालों ने मान लिया कि वह आरिफ है और उससे विनम्रता से बात करने की कोशिश की। लेकिन जब घमंडी लोगर ने गंदी बातें करनी शुरू की, तो उन्हें एहसास हुआ कि वह धोखेबाज है। यह तो बहुत जल्दी हो गया। सिकू को इतनी सारी गुफाओं और गंदगी की खोज क्यों करनी पड़ी? मामले को और भी बदतर बनाने के लिए
कालिया और अन्य लोगों को यह भी पता चला कि यह लोगर का था।